हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि राजीव दीक्षित जी की मृत्यु किसने करवाई होगी। इंटरनेट पर तो आप सबको पता ही है, एक आदमी है जिनका नाम है स्वामी रामदेव जी महाराज। उनके ऊपर एलिगेशन लगते रहते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि रामदेव जी के साथ तो वो जुड़े ही हुए थे, और पतंजलि भी जब शुरुआत हुई थी तब रामदेव को तो फायदा पहुंचा ही था, और अभी भी फायदा पहुंच ही रहा है। तो वो उन्हें मतलब मरवाएंगे ही क्यों। और जो 2009 था उसके इलेक्शन थे, तब से वह शुरुआत कर चुके थे इलेक्शन लड़ने के। पूरे भारत में उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया था। तो सवाल यह उठता कि स्वामी रामदेव को मरवाने की जरूरत क्या है। तो देखिए, मेरा तो इसमें यह ओपिनियन है कि जो अमेरिका है उसके अंदर दो लॉबी चलती हैं, और शायद पूरे वर्ल्ड में भी। एक तो जो ये ड्रग माफिया यानी एलोपैथी लगा लो, ड्रग लगा लो, और दूसरा है जो फायर आर्म्स होती हैं, जितने भी वेपन्स होते हैं। आप सबने देखा होगा जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो सरकार जब भी आती है, उसमें कभी भी विश्व युद्ध नहीं होता, यानी विश्व में कहीं भी युद्ध नहीं हो रहे होते, बल्कि जो जहां हो रहे होते हैं वहां भी शांत हो जाते हैं। और जब जब उनके अपोजिट पार्टी वालों की सरकार आती है, यानी कि जो बाइडेन की या बराक ओबामा की, तब तब वहां पे युद्ध कहीं ना कहीं हुए ही होते हैं। आप समझ जाएंगे मेरे कहने का मतलब क्या है, अभी आगे आपको पता चल जाएगा। हमारे साउथ में भी कई सारे साइंटिस्टों की रहस्यमयी मृत्यु हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो यह माफिया कितनी बड़ी है, आपको आगे पता चलेगा। लाल बहादुर शास्त्री का जब पाकिस्तान के अंदर दौरा था, तो उनकी भी इसी प्रकार से मौत हो जाती है, और एक किसी तरह का पॉइजन उन्हें दे देते हैं, और बाद में हार्ट अटैक ही बताते हैं कि वही हार्ट अटैक से मर गए। इसी प्रकार से राजीव दीक्षित जी को भी ऐसा ही पॉइजन दिया गया, और बताया कि हार्ट अटैक से मर गए। अगर आप गौर से देखेंगे तो जब उनका पार्थिव शरीर लेके जा रहे थे, तब उनका शरीर काला पड़ा हुआ था। तो यह माफिया इतनी खतरनाक है कि यह अपने खिलाफ किसी भी आदमी को उभरने ही नहीं देती। और राजीव दीक्षित जी तो पूरा आग उगलते थे। कितने सारे लोग उनसे प्रेरित हुए हैं, मैं भी उनसे ही प्रेरित हुआ था। और आज के टाइम में उन्हीं के नाम से लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आजादी बचाओ आंदोलन के नाम से उन्होंने शुरुआत करी। जो गुलामी की मानसिकता हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में बसी हुई थी कि अंग्रेजी ही सब कुछ है, अंग्रेज ना आते तो ना जाने हमारा क्या होता। उन्होंने कन्वेंट स्कूलों का पर्दाफाश करा। जो ब्रिटिशर आए थे उन्होंने हमारे साथ क्या क्या जातियां की, उन सब का पर्दाफाश करा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बाद में उन्होंने आयुर्वेद में कदम रखा। वह मतलब अलग अलग जगह जा करके आयुर्वेद का ज्ञान देने लगे, और कहने लगे कि अपना डॉक्टर भाई आप खुद बनिए। और भोजनान्ते विषमवारी, इसी इसी तरह के आयुर्वेद के सूत्र बताते चले कि यानी कि भोजन के बाद पानी नहीं पीना। और न जाने कितने ही सारे लोग उन्हें फॉलो करने लगे। उनके लेक्चरों को भरमार लगा रही शेयर कर करके। उन्होंने देखा एलोपैथी वालों ने कि अब तो भाई हमारी जो मार्केट है वह धीरे धीरे डाउन होने लगी, करें क्या। हालाँकि जो मैं तो किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी बात से ज़रूर सहमत हूँ कि अपना डॉक्टर तो खुद ही बनना चाहिए आदमी को। हमारे आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और लगभग 50 से 70% तो आप अपना इलाज खुद भी कर ही सकते हैं। ये बात तो मैं भी जान चुका, बहुत सारे लोग भी जान चुके होंगे। लेकिन फिर एलोपैथी वालों को जैसे उनको हो ही जाता है, जैसे अभी कोरोना टाइम में भी जब स्वामी रामदेव ने कहा कि भाई अश्वगंधा और एक कोरोनिल किट जो उन्होंने बताई थी, वह कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ही कारगर है। तो सारे उनके बुरी तरीके से पीछे पड़ गए थे, उनसे सॉरी बुलवा के ही माने वो लोग। तो इसी तरीके से जब जब इस तरीके का कोई भी आयुर्वेद में, या जो इस तरीके का पुरुष जब जब उठता है, तो यही दोनों लोबियां उनको बिठाने का काम करती है। इसमें तीसरा एक और फैक्टर नजर आता है, वह है विदेशी जो व्यापार जो यहाँ पे कर रहे हैं, कोका कोला और भी अनशन जितने भी भारी हैं, उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई अपने आसपास की चीजों का आप जो भी लोग बेच रहे हैं उनको खरीदो, बाय इंडियन, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी चिकित्सा। सारी चीजें तो स्वदेशियों की बात करते रहते। कपड़े भी खाकी पहनो, आसपास जो लोग वेंडर हैं उनसे सामान खरीदो। कोका कोला और न जाने नेस्ले, हिंदुस्तान और ये कितनी सारी कंपनियां हैं, इनके खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया, और अमेरिका जैसी कंपनियों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया।
तब उनको पता चलेगा कि आगे चल के जब 2009-2014 में जो इलेक्शन है, तो उनकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी, वो भी श्री रामदेव जी के साथ। तब उनको दिख गया अगर यह बंदा अगर पॉलिटिक्स में आ जाता है और किसी अच्छे पद पर चला जाता है, मंत्री-वंत्री बन जाता है, तो हमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि एक तो करप्ट नहीं है, दूसरा उसके मुँह से जो आग उगलती है, उससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसा प्रभाव डालने वाली आवाज़ पहले स्वामी विवेकानंद जी के पास थी, मतलब बोलने लग जाते तो पूरा झुंड इकट्ठा हो जाता था सुनने के लिए। इसी तरीके से राजीव दीक्षित जी की भी आवाज़ थी और लोग उनसे जुड़ ही जाते थे, मतलब सुनना उनको ख़ास करके ज़्यादा पसंद करते थे और फ़ॉलो करना भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हालाँकि देखिए वह अपने टाइम में आईआईटीएन थे, पीएचडी थे, फिर साइंटिस्ट बने और कलाम जी के साथ उन्होंने काम करना शुरू करा। उसके बाद एक दिन पता नहीं क्या ही उनको सूझा और सब कुछ छोड़-छाड़ के और घुस गए अपने आज़ादी बचाओ आंदोलन की लड़ाई में। लेकिन उनकी जो आवाज़ है, वह दबा दी ज़रूर गई है, लेकिन अभी भी जो उनकी जो सोच है और जो उनका मोटिव है, वह नहीं दबा पाए। आज के टाइम में भी 2010 में उनकी मृत्यु हुई थी और आज अभी 2025 आने वाला है। 14 साल तो हो गए हैं, 15वाँ साल चलने वाला है और लोग उन्हें भूल नहीं पाए हैं। बड़े-बड़े सेलिब्रिटी उनके बारे में बात करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं और उनके जैसा व्यक्तित्व आज तक तो कभी किसी ने देखा नहीं है और ऐसे महापुरुषों को भगवान शायद जल्दी ही बुला लेते हैं। और उनकी जो आशावादी सोच थी, मैं तो ये कहता हूँ कि जो उनको परिवर्तन जो उन्होंने लेकर आए हैं आज के टाइम में, वह शायद ही आगे क्या पता कोई लेके आए या ना आए। तो मेरा जो मानना है कि आप स्वामी रामदेव जी से ना चिढ़ करके, हालाँकि मेरा तो उनसे कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन मेरा ओपिनियन आपको कैसा लगा? कि मतलब वहाँ रामदेव जी ने शायद नहीं करवाया होगा, लेकिन जो ये माफ़िया है, यह अक्सर बीच में भारत में हस्तक्षेप करती ही आई है। वो तो मोदी जी 2014 में आ गए और अच्छे गवर्नमेंट बनी है नो डाउट और वरना अगर वह ना आते तो पता नहीं क्या ही होता। तो मेरा तो मानना ये है कि जो वो लॉबी है बाहर वाली, उनका ही इशारा किया धराया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसी लगी आप इसको लाइक करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजीव दीक्षित जी की कोई भी वीडियो अगर आपको सामने आती है तो मेरी आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उनकी वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, चाहे कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे करें। आप चाहे इंस्टाग्राम पे उनकी वीडियोज़ देखते हैं, रील सामने आ जाती है, फ़ेसबुक पे अगर रील सामने आ जाती है या यूट्यूब पे वीडियो या रील सामने आ जाती है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने यूट्यूब सब्सक्राइब चैनल हमारा नहीं करा है, तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।